हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे एमपीक्यू सीरीज में पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के बारे में। क्या क्या क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, ये पी ब्लॉक का सेकंड नंबर का क्वेश्चन सीरीज है। अ मेटल एम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके जो नाइट्राइड बनाता है, कैसा नाइट्राइड? M3N। M3N का मतलब है, देखो मेटल नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। अब अगर हमें मेटल के 3 हिस्से लगाने पड़ रहे हैं, 3 एटम मेटल के लगाने पड़ रहे हैं, तो M3N में वो कौन सा नाइट्राइड होगा, कौन सा मेटल होगा? तो लिथियम होगा। वो Li प्लस N2 और 2Li3N, लिथियम नाइट्राइड क्या बन गया? M3N टाइप का नाइट्राइड बनाया उसने। क्या बनाया? M3N टाइप का नाइट्राइड बनाया। ओके, और अगर हीट कर देंगे तो वापस से मेटल में चला जाएगा। रिएक्शन विथ वाटर प्रोड्यूस अ गैस। अगर इस नाइट्राइड को Li3N को हम वाटर के साथ ट्रीट कर दें तो क्या बना देगा? ये अमोनिया गैस बना देगा, अमोनिया गैस बना देगा। मेटल नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाता है, ये ध्यान रखना है। और सोडियम मेटल जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए डी आंसर हो नहीं सकता है। आंसर बी और सी क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जो मेटल नाइट्राइड है वो M3N टाइप का है। एल्यूमिनियम का जो नाइट्राइड होता है वो कैसा होता है? AlN होता है। एल्यूमिनियम में भी नाइट्राइड बनाने की टेंडेंसी होती है, उसका नाइट्राइड कैसा होता है? AlN होता है। और वो AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां से एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा और साथ में बनाएगा AlOH का होल थ्राइस, व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट जैसा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा M3N टाइप का नाइट्राइड बनाने वाला मेटल है लिथियम, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ए इज द एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट, जिंक डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, जिंक और लगभग नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड, वेरी वेरी डाइल्यूट रहता है, 6% के आसपास रहता है, तो अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। और अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लगभग 20% के साथ रहेगा तो ZnNO3 होल ट्वाइस, ये कॉमन केमिकल हो गया, ZnNO3 होल ट्वाइस, ये कॉमन केमिकल हो गया। उसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, उसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, और वाटर बनाएगा। और अगर Zn के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन रहेगा, Zn के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन रहेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जिंक प्लस 4HNO3, ये कॉन्सेंट्रेटेड की कंडीशन होती है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो ZnNO3 होल ट्वाइस, ये कॉमन कंपाउंड आ गया, और NO2 आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। एज सेम एज कॉपर की भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन ध्यान रखेंगे, कॉपर नाइट्रिक एसिड तो 20% पे बनाता है N2O, 50% नाइट्रिक एसिड रहेगा, कॉपर नाइट्रेट कॉमन है NO, कोल्ड और कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो बनाएगा
कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो बनाएगा NO2, हॉट और कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो बनाएगा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो बनाएगा N2 गैस। तो ये कॉपर की भी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन ध्यान रखना है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, N2O और NO2, जिंक नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, जिंक नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पे अगर डाइल्यूट रहेगा तो बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस, और अगर कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो बनाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ए इज द अगेन आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, अ कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस कलरलेस गैस Y विथ रॉटन फिश स्मेल। तो रॉटन फिश स्मेल किसका होता है, अगर ये भी ध्यान रहेगा तो आप अंदाज लगा पाओगे। वैसे तो आगे चल करके हिंट किया है, रॉटन फिश स्मेल रहता है फॉस्फीन का। रॉटन फिश स्मेल किसका रहता है, फॉस्फीन के कंपाउंड का रहता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड होगा कैल्शियम फॉस्फाइड, जो कि वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा, कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस बनाएगा, कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाएगा फॉस्फीन गैस, और साथ में बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉस्फीन गैस और कैल्शियम फॉस्फाइड बनाएगा। उसके बाद क्या दिया, टू गिव Cu3PO4 होल ट्वाइस, गैस बनाएगा रॉटन फिश स्मेल की। गैस Y एब्जॉर्ब इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो गैस Y जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट और फॉस्फीन की जब रिएक्शन होती है, कॉपर सल्फेट और फॉस्फीन की जब रिएक्शन होती है तो पॉइजनस कंपाउंड बनता है Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड बनता है। तो अब क्या पूछा है, प्रेडिक्ट द कंपाउंड X। तो कंपाउंड X पहले से ही प्रेडिक्ट हो गया है, कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ रिएक्शन करके फॉस्फीन गैस बनाएगा जो रॉटन फिश स्मेल की होती है, और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर फॉस्फाइड बनाएगा, जिसका यूज हम रैट किलिंग पॉइजन के फॉर्म में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड विद PCl5। तो देखो ये PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा, sp3d, 3 जो है ट्राइंगुलर और 2 एक्सियल बॉन्ड रहते हैं, sp3d हाइब्रिडाइज्ड, 3 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल, 2 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। ओके, अब क्या पूछा है वो देखते हैं। मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, इट इज इनकरेक्ट। क्या ढूंढना है, PCl5 molecule is non-reactive. The 3 equatorial PCl bond A120 with each other, ये तो सही है। 2 PCl 180, ये भी सही है। Axial PCl bond are longer than equatorial, और इसी के कारण इसकी रिएक्टिविटी भी आती है। 2 क्लोरीन जो एक्सियल पोजीशन पे है वो आसानी से निकलते हैं, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव भी होता है। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ए हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से बाहर निकलते हैं, और ये कंपाउंड रिएक्टिव रहता है इसीलिए। Which of the following oxo acid of phosphorus is reducing agent and monobasic acid? 2 कंडीशन डाल दिया। मोनोबेसिक
मोनोबेसिक का मतलब है जिसके पास एक OH ग्रुप हो। मोनोबेसिक का मतलब है जिसके पास एक OH ग्रुप हो और वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी काम करे, वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी काम करे। दो चीजें पूछी है, ध्यान रखना है सिंसियोरिटी के साथ। तो जैसे HPO3 है तो ये भी मोनोबेसिक रहता है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है। अब एक ही हाइड्रोजन था, वो चले गया। तो मोनोबेसिक तो है लेकिन नॉन रिड्यूसिंग है। मोनोबेसिक तो है लेकिन नॉन रिड्यूसिंग है। मोनोबेसिक है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका, मोनोबेसिक बट नॉन रिड्यूसिंग। आंसर होगा H3PO2। H3PO2 इसके पास फास्फोरस से जुड़े हुए ऑक्सीजन होंगे, इसके पास फास्फोरस से जुड़े हुए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसके पास रहेगा जो फास्फोरस से सीधा जुड़ा हुआ है और वो मोनोबेसिक भी है। ठीक है, तो H3PO2 ऐसा H3PO2 तो दो हाइड्रोजन हैं जो फास्फोरस से जुड़ी हुई हैं और इनमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा क्योंकि बाकी में फ्री हाइड्रोजन नहीं रहते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ pH bond act as reducing agent, pH बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। ठीक है, दिस वन इज मोनोबेसिक बट दिस वन इज नॉट रिड्यूसिंग बिकॉज there is no direct pH bond is here. Answer is D for the question. Which of the following statement for given, which one of the following statement is correct? कौन सा statement इसमें से सही है ये ढूंढना है हमें। Phosphorus acid is monoprotic acid while, अच्छा phosphenic acid is monoprotic acid while phosphonic acid is diprotic acid. तो phosphenic और phosphonic हम किसको बोलते हैं? H3PO2 को। H3PO2 को बोलते हैं phosphenic और H3PO3 को बोलते हैं phosphonic। स्ट्रक्चर अभी बनाया था मैंने इसका। ये है फॉस्फेनिक और ये डाइबेसिक है। तो प्रोटिक एसिड होने का तो बात ही नहीं है यहां पे। H3PO3 ऐसा H3PO3 ये कैसा है? मोनोबेसिक है। ये मोनोबेसिक। और ये कैसा है? डाइबेसिक। नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ मिनरल एसिड, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ मिनरल एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। Which one of the following statement are correct? So phosphonic acid is monoprotic and phosphonic acid is diprotic. मोनोप्रोटिक मतलब ये यहां से एक प्रोटॉन दे सकता है, और ये 2 प्रोटॉन दे सकता है, तो ये डाइप्रोटिक भी हो जाएगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट। और इसके बाद क्या है? phosphonic acid is diprotic, no, while monoprotic, no, both are diprotic। अच्छा, इसी से ऑप्शन बनाया है तो स्टेटमेंट करेक्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
ये एक प्रोटॉन दे सकता है और ये 2 प्रोटॉन दे सकते हैं। ओके, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एसिड ऑफ फास्फोरस H3PO2, H3PO2 ये हुआ, H3PO2, H3PO3, H3PO3 और H3PO4। तो स्ट्रक्चर से हमें ये भी क्लियर होते चलेगा कि किसका बेसिसिटी कितना है। जैसे ये ट्राई बेसिक है, ये डाई बेसिक है और ये मोनोबेसिक है। और प्रोटिक भी पता चलेगा, ये मोनोप्रोटिक है, ये डाइप्रोटिक है, ये ट्राइप्रोटिक है। अब क्या चाहिए इसमें, द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्या चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट। तो देखो मैंने आपको बताया था इसके एसिडिक ऑर्डर में क्या ध्यान रखना है, जितना पीएच बॉन्ड होगा उतना हायर एसिडिक होगा। इसका एसिडिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं निकल पाता है। तो एसिडिक ऑर्डर कैसा है इसका, H3PO2 पीएच बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, देन H3PO3, देन H3PO4, more the number of OH group, H3PO4, more the number of OH group, more the basicity, more the number of OH group, more the basicity and less the acidic nature। तो एसिडिक ऑर्डर इसका सही अरेंज नहीं है। ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो रिड्यूसिंग ऑर्डर कैसा हो जाएगा इसका, रिड्यूसिंग ऑर्डर कैसा होगा, पीएच बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। तो H3PO2 फिर H3PO3, H3PO4 रिड्यूसिंग नहीं है क्योंकि उसमें पीएच बॉन्ड नहीं है। ऑल ऑफ देम आर ट्राई बेसिक, ये भी करेक्ट नहीं है। क्या चाहिए, द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये सही नहीं है। एसिडिटी का ऑर्डर भी सही नहीं है। ऑल ऑफ देम आर ट्राई बेसिक, ये भी सही नहीं है। तो ज्योमेट्री ऑफ फास्फोरस एसिड इज टेट्राहेड्रल इन ऑल द 3। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ऑल ऑफ देम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो आंसर हो जाएगा डी। बट all the other statements are also very important for the acid of phosphorus। इसका एसिडिक ऑर्डर ध्यान रखेंगे। एसिडिक ऑर्डर में इसमें जितने पीएच बॉन्ड है, मतलब जितने हाइड्रोजन ज्यादा हैं, फ्री हाइड्रोजन जो पी से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा है, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। या फिर ऐसे देख लो, जितने ज्यादा OH ग्रुप हैं उतना ज्यादा बेसिक होगा, तो उतना ही कम एसिडिक होगा। रिड्यूसिंग ऑर्डर डिपेंड करेगा फिर से पीएच बॉन्डिंग पर। तो पीएच बॉन्ड H3PO2 में ज्यादा है, फिर H3PO3 में ज्यादा है, एक इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम नहीं करेगा। और सभी ट्राई बेसिक नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन सब टेट्राहेड्रल है, ये बात सही है। तो ऑल लास्ट स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन है, पहले जैसा ही, लेकिन अच्छा है, इसको रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ 1 OH group and 2 pH bond is the answer. D is the correct answer for this question. D इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, द फॉर्मेशन ऑफ O-2, तो देखो O- पहले O कितना 2,6, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हो जाएगा O-2,7।
थोड़ी एनर्जी यहां रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए रिलीज होने वाली एंथैल्पी है, तो डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन अब कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जिसको लाना है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो आने नहीं देगा, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको होल्ड करने के लिए एटम को इटसेल्फ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। मतलब अब प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो यहां पे जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी और डेल्टा एच का वैल्यू कैसा हो जाएगा? यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच का वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो पहली बार नेगेटिव, दूसरे बार पॉजिटिव। क्या कहा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस गैस इन फेज अनफेवरेबल इवन थ्रू O2 minus is isoelectronic with neon. It is due to the fact addition of electron in oxygen results the large size of ion. Electron repulsion outweigh the stability gained by achieving novel gas configuration. तो यहां पे आंसर हो जाएगा रिपल्शन वाला। हाई रिपल्शन का मैग्नीट्यूड होगा। O माइनस को जब इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो बहुत हाई रिपल्शन होगा। आंसर हो जाएगा डी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। नाउ व्हाट? एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो देखो सबसे पहले यहां से ध्यान रखो, वाटर कैसा? न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। स्मॉलर EH bond length due to high electronegativity, high electronegativity of oxygen। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। तो अगर H2S का ग्रुप है तो H2S से ज्यादा एसिडिक होगा H2SE, उससे ज्यादा एसिडिक होगा H2TE। केवल एलिमेंट आपको याद रखने हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो H2S के बाद आएगा H2SE, उसके बाद आएगा H2TE। अगर H2PO होता तो वो उसके बाद आ जाता। आंसर हो जाएगा ए। गुड क्वेश्चन। Oxo acid of sulfur that does not contain bond between two sulfur atom, जिसमें दो सल्फर के बीच में बॉन्ड नहीं हो। अब इन स्ट्रक्चर में से देखो क्या दिख रहा है? दो सल्फर के बीच में बॉन्ड नहीं होना चाहिए डायरेक्ट, और उसका आंसर होगा H2S2O7। H2S2O7, ये दो सल्फर के बीच में यहां पे बॉन्ड नहीं आएगा, SOS बॉन्ड आएगा। H2S2O7, H2S2O7, दो सल्फर के बीच में यहां पे बॉन्ड नहीं होगा। H2S2O7 is the answer. It is oleum.
in the preparation of sulfuric acid, vanadium pentoxide is used as catalyst. क्या काम करता है? 2SO2 प्लस O2 को वानेडियम पेंटोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करा के सल्फर ट्राइऑक्साइड में लेके जाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक। व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन। हाउ टू कैलकुलेट? देखो, अगर एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है तो लो टेम्परेचर लगता है, एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर लगता है। हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? बाय डेल्टा एन, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। If delta n is 0, no effect of pressure. It is Le Chatelier principle. Delta n is negative, high pressure. Delta n is positive, low pressure. तो कैसे कहा मैंने कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लगेगा? बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक, इसलिए लो टेम्परेचर। अब प्रेशर देखो, डेल्टा एन के पास चलते हैं। कितने मोल्स है प्रोडक्ट में? 2। रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 और 1 3, 2 माइनस 3 तो -1। अब डेल्टा एन नेगेटिव तो हाई प्रेशर। तो क्या काम करता है? SO2 वैनेडियम पेंटोक्साइड का काम क्या है ये पूछा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में ले जाना। आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेट चेंबर प्रोसेस दो हैं, उसमें से कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द गुड प्रोसेस क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और यील्ड भी ज्यादा आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। The variation of boiling point of hydrogen halide, मतलब HF, HCl, HBr और HI का बॉइलिंग पॉइंट देखो, ओनली HF इज लिक्विड, केवल HF लिक्विड स्टेट में मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी कोई अपना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रखता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का लॉजिक भी यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा। HF के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.4 से ज्यादा, लगभग बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक है, और उसी के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल, और HF ही लिक्विड है, बाकी सब जो है वो गैस स्टेट में मिलते हैं। Thus, there is strong hydrogen bonding in HF molecule। अच्छा, कई ऑप्शन दिए हैं। There is strong hydrogen bonding in HF molecule। एक दो चीजें और ध्यान रखेंगे इसमें। HF जो होता है वो वीकेस्ट एसिड भी है, इनमें से वीकेस्ट एसिड, और HI जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इनमें से। इन हाइड्राइड्स में बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्या क्या काम की चीजें हैं वो भी ले लेते हैं। HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HCl गैस इज ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। HCl गैस भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो आंसर इज ए फॉर द क्वेश्चन।
मैच द फॉलोइंग। प्योर नाइट्रोजन, तो देखो फर्स्ट ए मिलेगा फोर्थ के साथ, ऐसा बनाइए है ना, ए मिलेगा फोर्थ के साथ। सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड, मेटल के जो अजाइड हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं, इसलिए वहां से प्योर नाइट्रोजन को आसानी से निकाला जा सकता है। हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है, हैबर प्रोसेस। तो बी मिलेगा थर्ड के साथ, बी मिलेगा थर्ड के साथ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सी का यूज होगा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए 2 के साथ। और डी डीकन्स प्रोसेस क्लोरीन बनाने के लिए यूज होती है 1। तो ए फोर्थ के साथ कितने ऑप्शन में मिलाया है ये देखिए, ए को फोर्थ के साथ सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड एक ही ऑप्शन में मिलाया है, आंसर हो जाएगा ए। एक ही ऑप्शन में फर्स्ट को 4 के साथ मिलाया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डीकन्स प्रोसेस को बता दूं, इच्छा हो रही है तो डीकन्स प्रोसेस में क्या करते हैं, HCl को ऑक्सीडाइज करते हैं। HCl इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और क्यूप्रिक क्लोराइड बल्कि, है ना। और ये यहां से चले जाएगा H2O और साथ में क्लोरीन गैस बनाने के काम आता है, क्लोरीन गैस बनाने के काम आता है डीकन्स प्रोसेस। हैबर्स बहुत ही कॉमन है, N2+3H2 2 अमोनिया। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फाइनली जब बन जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो H2S2O7 बन के बाहर आता है, H2S2O7 बनकर बाहर आता है। इसमें बस स्पीड का ध्यान रखना है, बहुत फास्ट मैच करने की आदत डालना है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। तो देखो क्लोरीन का रिएक्शन है कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ। क्लोरीन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, NaCl NaOCl सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, NaCl NaOCl सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। तो 6 और 1 7 लगा दिया ना मैंने, NaOCl सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्लोरीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। NaCl और NaOCl इज द प्रोडक्ट, NaCl और NaOCl इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है जब कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं। सही लिख रहा था मैं, Cl2+2 NaOH ही रहता है, Cl2+2 NaOH कोल्ड एंड कॉन्संट्रेटेड, कोल्ड और कॉन्संट्रेटेड, तो आता है NaCl प्लस NaOCl, NaOCl कोल्ड एंड डाइल्यूट, सॉरी NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O। और हॉट एंड कॉन्संट्रेट जब रहता है तो हॉट एंड कॉन्संट्रेट में NaClO3 बनता है, NaClO3। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट एंड कॉन्संट्रेट। NaClO3 क्लोरेट बनते हैं, क्लोरेट, हाइपोहैलेट और हैलेट भी कहते हैं। और 5 NaCl आ जाएगा और 3 ऑफ वाटर आ जाएगा।
तो ये दोनों का रिएक्शन है। तो यहां पे क्या कहा, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो Cl माइनस और ClO माइनस, Cl माइनस और ClO माइनस, NaOCl, मतलब ClO माइनस इज द बाय प्रोडक्ट आयंस। तो ए आ जाएगा आंसर, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्या है, विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सर्च आउट करना है, सर्च आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। O3 is bent molecule, it is correct. ONF is isoelectronic with, तो चेकआउट कर लेते हैं। ONF कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 7, 9, तो कितने हो गए, 15, 15, 10, 25, तो 24 इलेक्ट्रॉन है ONF में। अब क्या है, O2N माइनस, तो 8 और 8 16, 16 और 7 23 और 1 माइनस चार्ज वाला, तो 24 बराबर है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। OF2 ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, नो इट इज इनकरेक्ट। Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, ये सही है। देखो HClO4, HClO4 एनहाइड्राइड का मतलब होता है इसमें से वाटर निकाल दो, तो कुल मिला के 2H और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा। 1 ऑक्सीजन निकल गया तो कितने बचेंगे, 8 में से 1 निकल गया तो 7 ही तो बचेंगे, तो एनहाइड्राइड है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, क्या ध्यान रखेंगे, द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज कॉल्ड ऑक्सीजन फ्लोराइड, it is known as oxygen fluoride, oxygen fluoride, because fluorine is more electronegative, because fluorine is more electronegative, it is known as oxygen fluoride because fluorine is more electronegative, fluorine is more electronegative। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो यहां पे सीधा सीधा आंसर ध्यान रखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मोर द एसिडिक नेचर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर। किसमें नहीं लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में नहीं लगाओगे, H3PO3, H3PO2, H3PO4 इनमें नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना है, ये उसके लिए करेक्ट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा, देखो यहां पे सल्फर 5 पे है, सल्फर 6 पे है, क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना 6, 5 पे है, यहाँ पे HClO4, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 + x - 8 = 0, तो x = कितना होगा, +7 पे होगा, आंसर हो जाएगा ए। अगेन मैच द इंटर हेलोजन, तो इंटर हेलोजेंस क्या होते हैं, जब 2 हेलोजेंस आपस में रिएक्ट करके, व्हेन 2 हेलोजेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अनदर कंपाउंड, टू फॉर्म अनदर कंपाउंड, जैसे ClF, ICl, ClF3, BrF3, ये सब इंटर हेलोजन कहलाते हैं। BrF5, IF5, IF5, IF7, IF7, तो दीज आर द इंटर हेलोजन। व्हाई इंटर हेलोजन क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज।
विद्युत ऋणात्मकता और आकार में अंतर के कारण ये बनाते हैं इंटर हैलोजन। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर more reactive than normal halogens because it is ionic, because it is ionic। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, जोड़ो शेप। तो ClF3 BrF3 वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ये कैसे होते हैं, टी शेप वाले होते हैं। BrF5 IF5 वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ये कैसे होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। IF7 कैसा है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। sp3 d3 हाइब्रिडाइज्ड है, d3 sp3 d2, और ये टी शेप वाले sp3 डी हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब और क्या है वो ढूंढते हैं, चलो। ClF वगैरह ये सब कैसे होंगे, लीनियर होंगे। XX, तो XX लीनियर, X डैश कैसा, लीनियर, मतलब किससे मैच करेगा, थर्ड से मैच करेगा। XX3 कैसा, टी शेप, तो किससे मैच करेगा, टी शेप, तो फर्स्ट से मैच करेगा। D इज मैच विथ फर्स्ट, A इज, हाँ ठीक है, A इज मैच विथ थर्ड, D is match with first, D is match with first, C is match with square pyramidal 4, और D is matched with अच्छा पेंटागोनल बाई pyramidal सेकंड, D is matched with फोर्थ। मतलब लीनियर के साथ कोई मैच नहीं करे। टेट्राहेड्रल एक बार हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं, sp3 हो जाएगा, वो टेट्राहेड्रल होगा, राइट। लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए 4 एटम भी चाहिए ना, ये किसी के साथ मैच नहीं करेगा टेट्राहेड्रल। अब देखो, पहले हम मैच करते हैं D को। D मैच विथ सेकंड कितने में है, D मैच विथ सेकंड 3 में है, तो C को मैच करो। C मैच विथ फोर्थ, C मैच विथ फोर्थ कितने में है, 1 में है, तो A आंसर हो जाएगा। तो A मैच विथ थर्ड, स्क्वायर पिरामिड, A मैच विथ थर्ड, लीनियर, बिल्कुल सही मिलाया मैंने, A मैच विथ लीनियर। B मैच विथ फर्स्ट, टी शेप, B मैच विथ फर्स्ट, ओके। XX5 स्क्वायर पिरामिडल 4 से मैच करेगा और D मैच करेगा सेकंड से। A इज द करेक्ट मैचिंग, A यहां पे करेक्ट मैचिंग है। लेकिन आंसर के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, ऐसा मिलाया है शायद। A B C D, तो A is matched with third, linear, A थर्ड के साथ, A is matched with third, A is matched with थर्ड। A आंसर है, सही है बिल्कुल, A इज द आंसर, बिल्कुल सही है। अब क्या है, फिर से मैचिंग का है, ठीक है। XeF6, तो देखो XeF6 स्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, तो फर्स्ट से मैच करेगा, फर्स्ट से, तो A मैच्ड विथ फर्स्ट, B XeO3 पिरामिडल, B मैच विथ थर्ड, B मैच विथ थर्ड पिरामिडल, और XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल, तो C मैच विथ स्क्वायर पिरामिडल मतलब फोर्थ से मैच करेगा C,
फोर्थ से मैच करेगा, और डी XeF4 स्क्वायर XeF4 स्क्वायर प्लेनर सेकंड से मैच करेगा। ओके, अब मिलाओ ए फर्स्ट से दो ऑप्शन में मिल रहा है, एक तो सी और एक डी। तो पहले सी को चेक करते हैं, ए विथ फर्स्ट, बी विथ थर्ड, तो केवल सी में मैच कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द XeO4 Xe 54 5s2 5p6 is the ground state label, 5s1 5p3 और 5d4 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। तो 5s1 5p3 और 5d4, क्योंकि पाई बॉन्ड बनेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। XeO4 ऐसा मॉलिक्यूल होगा XeO4। टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर। क्या चाहिए? इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ए। स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, देयर आर 4 p सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही है। देयर आर 4 p पाई बॉन्ड, ये भी p पाई d पाई बॉन्ड भी सही है, p पाई और d पाई बॉन्ड बनेगा 4 p पाई d पाई बॉन्ड। XeO4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल, तो रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए, आंसर हो जाएगा ए। XeF6 अनपार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, XeF6 को जब हम पार्शियली हाइड्रोलाइज करते हैं, XeF6 पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, रिएक्शन है, याद रखना है। XeF6 पार्शियली हाइड्रोलाइज होगा, वाटर से ट्रीट करेंगे जब XeO4 बनाता है, XeOF4 मॉलिक्यूल बना के देता है, XeOF4 मॉलिक्यूल बना के देता है विथ 2HF। आंसर हो जाएगा डी। Which among the following statement is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट है? XeF4 SbF5 के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट। XeF4 जो है वो SbF5 के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन करके देता है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इनर्ट गैसेस में सॉल्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी रहती है। XeF4 इज एबल टू फॉर्म सॉल्ट। इसके बाद क्या है? हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लाथरेट्स। हीलियम हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनकरेक्ट चाहिए, आंसर हो जाएगा हीलियम हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जैसे जैसे हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन की तरफ चलते हैं तो क्या होगा? साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज डाउन साइड, पोलराइजेबिलिटी increases and boiling points are also increases, boiling points increases, ये इसका सही आंसर है। तो ज़ैनॉन का बॉइलिंग सबसे ज्यादा होगा इनर्ट गैसेस में। हीलियम डिफ्यूज थ्रू रबर एंड polyvinyl chloride, all the statements are correct here, the answer is C for the question। हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन के, हीलियम, नियॉन और आर्गन के कोई भी रिपोर्टेड कंपाउंड नहीं है, ये ध्यान रखना है। ज़ैनॉन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ज़ैनॉन
का आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से लो होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग property according to H2SO4 respective reaction is wrong? Okay. Oxalic acid H2SO4 act as dehydrating agent, बिल्कुल सही है, वाटर निकाल रहा है। कॉपर H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, H2SO4 तो कॉपर 0 पे है, कॉपर 2+ पे आया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी करेक्ट है। क्या चाहिए? रॉन्ग चाहिए। Na2S, तो Na2S प्लस H2SO4, तो देखो यहां पे सल्फर कितने पे है? 2- पे है, यहां पे सल्फर कितने पे है? 6+ पे है, तो ऑक्सीड एक्ट एज H2SO4 एक्ट एज एन एसिड, H2SO4 एसिड जैसा एक्ट करेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। और HBr एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, HBr का Br- पे है, यहां Br 0 पे है, माइनस से 0 पे गया, इंक्रीज इन चार्ज नंबर, माइनस से 0 मतलब बढ़ा, चार्ज नंबर बढ़ा, तो चार्ज नंबर बढ़ा तो H2SO4 यहां पे कैसा काम करेगा? इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज बढ़ रहा है ब्रोमीन का, ब्रोमीन माइनस से कहां जा रहा है? ब्रोमीन 0 पे जा रहा है। गेट ऑक्सीडाइज, गेट ऑक्सीडाइज, तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेट ऑक्सीडाइज, हेंस H2SO4 is act as oxidizing agent, act as oxidizing agent, oxidizing agent जैसा काम करना चाहिए H2SO4 को, और उसको लिखा है reducing agent, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन, आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट सर्च आउट करना है। नाउ व्हाट? यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर, डिकम्पोज टू फॉर्म बी। ओके, कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात है। देखो यूरिया NH2 CO NH2, यूरिया वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो कार्बेमिक एसिड जैसा कंपाउंड बनाता है। यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करके NH2 CO NH2 COO NH4 बनाता है, NH2 COO NH4 बनाता है, और ये कंपाउंड हीट करने पर अमोनिया गैस भी देगा। ये कंपाउंड हीट करने पर क्या बनाएगा? अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और जब कॉपर 2+ का सॉल्ट अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर 2+ का साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो CuNH3 होल ट्वाइस 2+ बनता है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट या स्विजर्स रिएजेंट कहते हैं। CuNH3 होल 4s, तो 4 बनता है, NH3 होल 4 बनेगा, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट बनेगा, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्विजर्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? स्विजर्स रिएजेंट कहते हैं, जिसका यूज सेल्यूलोज को घोलने के लिए किया जाता है, यूज टू डिसॉल्व द सेल्यूलोज। तो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। ऑक्सो एसिड OO लिंकेज H2S2O8 होना चाहिए, OO लिंकेज H2S2O8। अब ये सारा गेम स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस नहीं है तो इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना बहुत मुश्किल है। OO लिंकेज इन H2S2O8। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहते हैं, H2S2O7 को ओलियम कहते हैं। नाउ व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस द
स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, जो अपोजिट है, इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। देखो H2O, H2S मोर एसिडिक है, बिल्कुल सही है। H2TE मोर एसिडिक है। इंक्रीजिंग pKa, तो क्या होना चाहिए था एक्चुअल में? डिक्रीजिंग pKa, बिकॉज less the pKa, more acidic nature, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो pKa वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। pKa वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल सही है। CO2 SiO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ओके बिल्कुल सही है। तो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। अगेंस्ट है तो आंसर हो जाएगा बी। बी इज अगेंस्ट द रूल। ओके, तो दिस इज अबाउट possible questions from P block elements.